जरा कल्पना कीजिए, साल 1947, भारत को आजादी मिल गई है, लेकिन देश का नक्शा वो पूरा नहीं है। इस पर बिखरी पड़ी हैं 560 से ज्यादा रियासतें, छोटी बड़ी रियासतें, और ये भारत के करीब 40% भूभाग पर फैली हैं। और कानूनी तौर पर हाँ, ये सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। मतलब भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं, या फिर चाहें तो आजाद रहें। बिल्कुल। तो फिर वो एकजुट भारत कैसे वजूद में आया, जिसे हम आज जानते हैं? कैसे बना ये नक्शा? आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल और आजादी के तुरंत बाद के वो नाजुक साल, और भारत की रियासतों के राजनीतिक एकीकरण में उनकी, कह सकते हैं, असाधारण भूमिका। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें पटेल के शुरुआती जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर और फिर रियासतों को जोड़ने की इस बेहद पेचीदा चुनौती तक ले जाती है। हम देखेंगे उनकी रणनीतियां, कैसे उन्होंने बातचीत और समझाने बुझाने का इस्तेमाल किया, और जरूरत पड़ने पर हाँ, मजबूती भी दिखाई, हर तरीका अपनाया। इसमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे कुछ बहुत ही अहम और नाटकीय मामलों का जिक्र भी है, और हाँ, उनकी विरासत पर भी नजर डाली गई है। तो इस चर्चा का मकसद है इन स्रोतों के आधार पर यह समझना कि पटेल ने भारत को जोड़ने में क्या भूमिका निभाई, उनके तरीके क्या थे, और क्यों उसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के खेड़ा जिले के एक किसान परिवार में जन्म, फिर लंदन जाकर बैरिस्टर बने, और 1913 में अहमदाबाद लौटे, एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन उनकी जिंदगी ने, आप कह सकते हैं, एक बड़ा मोड़ लिया 1917 में, जब वो गांधी जी के संपर्क में आए और उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर छोड़कर पूरी तरह आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। यहां तक कि अपना पश्चिमी पहनावा भी त्याग दिया, खादी अपना ली। बिल्कुल। और उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन को खास तौर पर दो बड़े किसान आंदोलनों ने गढ़ा, जैसा आपने कहा। पहला था 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। वहां उन्होंने गांधी जी के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में किसानों के टैक्स विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा और शायद ज्यादा मशहूर 1928 का बारडोली सत्याग्रह था। यहां उन्होंने किसानों को संगठित किया और बढ़े हुए लगान का भुगतान न करने का आह्वान किया। ये आंदोलन इतना जबरदस्त और सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। लगान वृद्धि जो 22% थी, उसे घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया गया। अच्छा, 22% से सीधे 6% पर? जी हाँ। और इसी आंदोलन की कामयाबी के बाद बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है नेता या प्रमुख। यहाँ एक बात गौर करने लायक है जो उनके काम करने के तरीके पर रोशनी डालती है। बारडोली में पटेल का पूरा ध्यान तात्कालिक राजनीतिक लक्ष्य पर था, यानी लगान कम करवाना। उन्होंने उस समय के जटिल सामाजिक मुद्दे जैसे हाली प्रथा नाम की बंधुआ मजदूरी, उसको सीधे तौर पर आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन ये उनकी व्यवहारिकता को दिखाता है। व्यवहारिकता मतलब ये कि जो लक्ष्य तुरंत हासिल किया जा सकता है, उस पर अपनी पूरी संगठनात्मक ऊर्जा लगाना। उनका मानना था कि इससे अधिकतम तत्काल और स्थिर राजनीतिक प्रभाव पैदा होता है। ये व्यवहारिक सोच बाद में रियासतों के एकीकरण में भी दिखी। यानी जमीनी हकीकत पर उनकी पकड़ मजबूत थी। और इस राजनीतिक अनुभव के साथ साथ 1924 से अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर उनका प्रशासनिक अनुभव, वो भी बेहद अहम साबित हुआ होगा। बिल्कुल। उन्होंने शहर में साफ सफाई के लिए बड़े अभियान चलाए। बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पानी की सप्लाई, सार्वजनिक इमारतें, इनको सुधारा। नगर पालिका स्कूलों का विस्तार किया और खास तौर पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए। अच्छा, उस वक्त भी भ्रष्टाचार एक मुद्दा था? हाँ बिल्कुल। और 1927 में गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में उनका प्रबंधन कौशल भी सामने आया। इस सब ने उन्हें व्यवस्था, अनुशासन, निर्णायक कार्रवाई और कुशल शासन की अहमियत सिखाई। ये सारे गुण 1947 में रियासतों के एकीकरण जैसे विशाल और जटिल काम में उनके बहुत काम आए। अब आते हैं 1947 पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस कानून ने रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता, पैरामाउंसी, हाँ, वो खत्म कर दिया। सरल शब्दों में कहें तो अंग्रेजों का नियंत्रण हट गया और 560 से ज्यादा रियासतें कागज पर आजाद हो गईं। जी। उनके पास 3 विकल्प थे:
भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। ये भारत के लिए एक भयानक स्थिति थी। देश के टुकड़े टुकड़े होने का वास्तविक खतरा। लगभग 40% भूभाग और करीब 8.6 करोड़ की आबादी का भविष्य दांव पर लगा था। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना था कि रियासतों का भविष्य जनता तय करेगी, शासक नहीं। लेकिन कानूनी पेच यह था कि सर्वोच्चता खत्म होने से ये राज्य सैद्धांतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी नाजुक मोड़ पर तत्कालीन वाइसरॉय और फिर गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबैटन की भूमिका अहम हो जाती है। उन्होंने भौगोलिक निकटता यानी जियोग्राफिक कंटिग्युइटी का सिद्धांत सामने रखा। इसका मतलब था कि कोई रियासत उसी डोमिनियन में शामिल हो सकती थी, भारत या पाकिस्तान, जिससे उसकी सीमा मिलती हो। इस एक नियम ने ही हैदराबाद जैसी कई बड़ी जमीन से घिरी रियासतों का पाकिस्तान में शामिल होना लगभग नामुमकिन कर दिया, क्योंकि उनकी सीमा पाकिस्तान से लगती ही नहीं थी। सही कहा। तो इस मुश्किल और संवेदनशील काम को अंजाम देने के लिए आज़ादी से कुछ हफ्ते पहले 27 जून को प्रस्ताव रखा गया और 5 जुलाई 1947 को औपचारिक रूप से एक नए विभाग का गठन हुआ। राज्य विभाग यानी स्टेट्स डिपार्टमेंट। हाँ, इसका जिम्मा सौंपा गया सरदार पटेल को, जो उस समय देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। और पटेल ने इस विभाग के सचिव के तौर पर चुना वीपी मेनन को। हाँ, वीपी मेनन वो एक बेहद अनुभवी और काबिल सिविल सेवक थे। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर भी काम किया था और उन्हें रियासतों के मामलों की गहरी समझ थी। तो ये पटेल मेनन की जोड़ी थी जिसने कमाल किया। बिल्कुल, ये पटेल मेनन की जोड़ी ही इस पूरे मिशन की सफलता की धुरी बनी। पटेल ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और आप कह सकते हैं केंद्र सरकार का पूरा वजन इस काम के पीछे लगा दिया। वहीं मेनन ने अपनी प्रशासनिक कुशलता, कानूनी समझ और बातचीत की कला का इस्तेमाल करके रियासतों को साथ लाने का व्यवहारिक काम किया। इसमें विलय के दस्तावेज तैयार करना भी शामिल था। वीपी मेनन ने बाद में अपनी मशहूर किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में इसका जिक्र भी किया है कि कैसे सरदार, जो हमारी प्रेरणा और प्रकाश थे, से लेकर विभाग के छोटे से छोटे कर्मचारी तक सभी ने इस लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर दिया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और भावनात्मक एकीकरण भी था। तो पटेल की रणनीति का पहला और सबसे अहम पहलू था कूटनीति और बातचीत, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने रियासतों के शासकों के सामने एक बहुत ही न्यूनतम मांग रखी कि वे केवल 3 मुख्य विषयों पर अपना अधिकार भारत सरकार को सौंप दें: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी सभी आंतरिक मामलों में उनकी स्वायत्ता बनाए रखने का वादा किया गया। हाँ। 5 जुलाई 1947 को उन्होंने शासकों के नाम एक अपील जारी की, जो भावनाओं और यथार्थ दोनों का मिश्रण थी। उन्होंने देशभक्ति, साझी विरासत और भविष्य की सुरक्षा का वास्ता दिया, लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दी। कहा कि अगर हमने सहयोग नहीं किया तो अराजकता और अव्यवस्था का जो तूफान आएगा वो हम सबको एक साथ डुबो देगा। बिल्कुल सही। और इस प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए 2 मुख्य दस्तावेज तैयार किए गए। पहला था विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA, जिस पर हस्ताक्षर करके रियासत औपचारिक रूप से भारत डोमिनियन में शामिल होती थी और उन 3 विषयों पर अधिकार सौंपती थी। ठीक है। दूसरा था यथास्थिति समझौता, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट SA। ये एक तरह का अस्थायी इंतजाम था जिसका मकसद था कि जब तक विलय की बाकी बातचीत चले तब तक मौजूदा प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाएं जैसे डाक, तार, रेल, व्यापार वगैरह बिना किसी रुकावट के चलती रहें, ताकि आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो और स्थिरता बनी रहे। अच्छा, मतलब एक तरफ विलय की बात, दूसरी तरफ रोजमर्रा के काम चलते रहें। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये कानूनी औजार थे जिन्होंने सैद्धांतिक विलय और जमीनी स्थिरता दोनों को एक साथ साधा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण रणनीति का जिक्र जरूरी है, वो थी शासकों को दी गई गारंटियां। पटेल और मेनन ने यह महसूस किया कि विलय को आसान और शांतिपूर्ण बनाने के लिए शासकों को कुछ रियायतें देना जरूरी होगा। इसलिए उन्हें प्रिवी पर्स एक निश्चित सालाना भत्ता देने का वादा किया गया। साथ ही उनकी निजी संपत्तियों, उनके खास विशेषाधिकारों और उनकी शाही उपाधियों को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया गया। लेकिन क्या उस समय इस व्यावहारिक निवेश पर कोई आपत्तियां नहीं थीं? क्या ये आसान फैसला था? मतलब प्रिवी पर्स देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विवादास्पद तो था। कांग्रेस के भीतर भी कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन पटेल का तर्क बड़ा सीधा और व्यावहारिक था।
उन्होंने इसे सैकड़ों रियासतों के साथ लंबे, अनिश्चित और शायद हिंसक संघर्ष की भारी कीमत चुकाने के मुकाबले एक छोटा और जरूरी निवेश माना। उनका मानना था कि इन रियायतों से शासकों का सहयोग मिलेगा, विलय तेजी से होगा और देश को एक मजबूत शुरुआत मिलेगी। ये दिखाता है कि वो दूरगामी लक्ष्य के लिए तात्कालिक समझौते करने को तैयार थे। और इस सधी हुई रणनीति के नतीजे भी जल्द ही दिखने लगे, जिसने माहौल बनाने में मदद की होगी। एक दिलचस्प किस्सा जोधपुर का है, सुना है? हाँ, जोधपुर का। वहाँ के युवा महाराजा हनुमंत सिंह वो पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना रहे थे। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें एक खाली चेक और कराची बंदरगाह तक पहुंच समेत कई लालच दिए थे। जी हाँ, ऐसी बातें हैं। लेकिन जब पटेल और वीपी मेनन को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत महाराजा से संपर्क किया। उन्हें समझाया कि उनकी रियासत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और भौगोलिक रूप से वो पूरी तरह भारत से घिरे हैं। पाकिस्तान से कोई सीधा रास्ता नहीं है। साथ ही मेनन ने उन्हें कुछ अतिरिक्त रियायतें भी दी। और अंततः महाराजा मान गए और जोधपुर भारत में शामिल हो गया। इसी तरह दक्षिण की अमीर रियासत त्रावणकोर ने शुरू में अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। उनके पास मोनाजाइट रेत जैसे कीमती खनिज थे। ओह हाँ, त्रावणकोर। लेकिन पटेल की दृढ़ता, लगातार बातचीत और इसी बीच वहां के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर पर एक जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। तो इन सब के चलते त्रावणकोर ने भी हथियार डाल दिए और जुलाई-सितंबर 1947 तक भारत में शामिल हो गया। तो बातचीत और दबाव काम कर रहे थे, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ये तरीके नाकाफी साबित हुए। यहाँ से स्थिति और भी रोचक हो जाती है ना? बिल्कुल। जूनागढ़ का मामला इसका पहला बड़ा उदाहरण है। ये गुजरात के सौराष्ट्र तट पर एक रियासत थी। यहाँ का नवाब महाबत खान जी तृतीय मुस्लिम था, लेकिन रियासत की लगभग 80% आबादी हिंदू थी। 80%? हाँ, और भौगोलिक रूप से भी पाकिस्तान से इसका कोई जुड़ाव नहीं था। फिर भी 15 अगस्त 1947 को नवाब ने पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया, जिसे पाकिस्तान ने मंजूर भी कर लिया। ये तो अजीब बात हुई। बिल्कुल। पटेल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भौगोलिक यथार्थ और जनता की इच्छा दोनों के खिलाफ है। भारत ने कूटनीतिक विरोध जताया और साथ ही रियासत के भीतर ही श्यामदास गांधी, जो महात्मा गांधी के भतीजे थे, उनके नेतृत्व में एक आर्जी हुकूमत यानी अस्थायी सरकार के गठन का समर्थन किया, जिसने नवाब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। भारत ने रियासत की सप्लाई लाइनें भी काट दी, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ा। अच्छा, मतलब चौतरफा दबाव। जी। हालात बिगड़ते देख नवाब अपने परिवार और कहा जाता है अपने कुत्तों के साथ कराची भाग गया। 9 नवंबर 1947 को दीवान की अपील पर भारतीय सेना ने जूनागढ़ का प्रशासन संभाल लिया। इसके बाद फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया। नतीजा जबरदस्त था। 91% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। इस पूरे प्रकरण ने जनता की इच्छा के सिद्धांत को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। जूनागढ़ तो संभल गया, लेकिन असली चुनौती तो अब आने वाली थी। हैदराबाद, ये भारत के बिल्कुल बीच में बसी एक बहुत बड़ी, दौलतमंद और रणनीतिक रूप से बेहद अहम रियासत थी। यहाँ का शासक निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था और वो एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहा था। हाँ, हैदराबाद की स्थिति बहुत अलग थी। यहाँ भी शासक मुस्लिम था, जबकि आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू था। भारत के नजरिए से देश के दिल में एक आजाद और संभावित रूप से विरोधी राज्य का होना, ये सुरक्षा, एकता और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। बिल्कुल। बात के साथ भारत ने नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति समझौता किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ताकि बातचीत से कोई हल निकल सके। जी। लेकिन निजाम ने इस समझौते की लगातार अनदेखी की। कैसे, क्या किया उन्होंने? उसने चोरी छुपे पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का भारी कर्ज दे दिया। भारत को जरूरी चीजों का निर्यात बंद कर दिया, जैसे तिलहन, सोना, चांदी, और अपनी सेना की तादाद बढ़ाने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक था कासिम रजवी के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी रजाकारों का उभार। रजाकार? हाँ, इनके बारे में सुना है। ये एक सांप्रदायिक हथियारबंद मिलिशिया थी, जो न सिर्फ रियासत के अंदर हिंदुओं और उदारवादी मुसलमानों पर जुल्म ढा रही थी, बल्कि सीमा पार भारतीय इलाकों में भी घुसकर लूटपाट और हिंसा कर रही थी। इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी।
पटेल और नेहरू ने निजाम से कई दौर की बातचीत की। लॉर्ड माउंटबैटन ने भी मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन निजाम टस से मस नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। हाँ, आखिरकार पटेल इस नतीजे पर पहुंचे कि अब सैन्य कार्यवाही के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कैबिनेट को इसके लिए राजी किया। हालांकि कहते हैं नेहरू थोड़े हिचक रहे थे। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। इस ऑपरेशन को कूटनीतिक कारणों से ऑपरेशन पोलो और सार्वजनिक रूप से पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। पुलिस एक्शन, ताकि इसे जंग न समझा जाए। बिल्कुल। कार्रवाई बहुत तेज थी और महज 5 दिनों तक चली, लगभग 108 घंटे। 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए, रजाकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया और निजाम ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए। सिर्फ 5 दिन? हाँ। हालांकि ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्रवाई के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर अलग-अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार और टीकाकार खासकर कुछ समुदायों के सदस्यों पर हुई हिंसा का हवाला देते हुए इसे एक गहरी त्रासदी मानते हैं। वहीं भारत सरकार और कई अन्य लोग इसे रजाकारों के आतंक से जनता की मुक्ति मानते हैं। ये एक जटिल पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जरूरी बात है। और तीसरा बड़ा मामला था कश्मीर का, जो आज भी चर्चा में रहता है। जी, कश्मीर। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह, जो पहले स्वतंत्र रहने या दोनों देशों से अच्छे संबंध रखने का सोच रहे थे, बुरी तरह घिर गए। तब उन्होंने भारत से फौरन सैन्य मदद मांगी। और भारत सरकार तैयार हो गई। पटेल और भारत सरकार मदद करने को तैयार थे, लेकिन उनकी स्पष्ट शर्त थी कि मदद से पहले महाराजा को भारत में विलय के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने होंगे। अच्छा, पहले विलय फिर मदद। हाँ। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने आईओए पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंची और उसने हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू किया। बाद में पटेल ने संविधान सभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि विलय की शर्तों के तहत, जैसा कि वादा किया गया था, अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष दर्जा मिले, जो 1950 में लागू हुए संविधान का हिस्सा बना। यानी हैदराबाद और कश्मीर के मामले दिखाते हैं कि जहां बातचीत विफल हुई, वहां राष्ट्रीय एकता के लिए कड़े कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया गया, लेकिन साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं और आश्वासनों का भी ध्यान रखा गया। बिल्कुल। और इन 3 बड़े मामलों के अलावा सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों का विलय भी चल रहा था। ये अपने आप में एक विशाल प्रशासनिक चुनौती थी। महज 2-2.5 साल के अंदर सरदार पटेल और उनकी टीम ने लगभग 565 रियासतों को सफलतापूर्वक भारत में मिला लिया। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसे वीपी मेनन ने ठीक ही इतिहास में अभूतपूर्व कहा था। सचमुच अभूतपूर्व। उन्होंने न सिर्फ बड़ी रियासतों को शामिल किया, बल्कि सैकड़ों छोटी बिखरी हुई रियासतों का विलय करके उन्हें बड़े और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य प्रांतों या राज्यों में बदल दिया। जैसे आज का राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब मध्य भारत, गुजरात, तब सौराष्ट्र, ये सब इन्हीं विलय प्रक्रियाओं से उभरे। जी। यही दृढ़ता, यही लक्ष्य को हासिल करने का अटूट संकल्प था, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेहरू, जिनके पटेल से कुछ मुद्दों पर मतभेद भी रहते थे, उन्होंने 1948 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्हें खुद इतनी तेजी से इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी, और इसका काफी श्रेय पटेल के नेतृत्व को जाता है। ये समझना भी जरूरी है कि पटेल का नजरिया सिर्फ नक्शा बदलने या सीमाएं तय करने तक सीमित नहीं था। वो जानते थे कि भारत को सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक रूप से भी एक करना होगा। प्रशासनिक रूप से कैसे? इसीलिए उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS और IPS के गठन का पुरजोर समर्थन किया। वो इन्हें भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहती थी। उनका मानना था कि एक कुशल, निष्पक्ष, योग्य और देशभक्त नौकरशाही ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सकती है, जो बिना किसी पक्षपात के पूरे देश में केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करे। उन्होंने सिविल सेवकों से हमेशा ईमानदारी, निष्ठा और संविधान के प्रति वफादारी की उम्मीद रखी। तो क्या वो पूरी तरह से एक मजबूत केंद्र की ही पक्षधर थे? राज्यों की भूमिका पर उनके क्या विचार थे?
लेकिन वो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भी हिमायती थे। उनका मानना था कि केंद्र और राज्यों को मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। केंद्र को दिशा देनी चाहिए, लेकिन राज्यों की अपनी ज़रूरतें, उनकी अपनी पहचान और उनकी स्वायत्ता का भी सम्मान होना चाहिए। उनका जोर एक ऐसे संघीय ढांचे पर था जो मजबूत भी हो और लचीला भी। राष्ट्रीय सुरक्षा भी उनके लिए सर्वोपरि थी। वो सिर्फ पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरों को ही नहीं देख रही थी, बल्कि उत्तर में चीन की बढ़ती ताकत और उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी काफी चिंतित थी, खासकर जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अच्छा, चीन को लेकर भी? जी हाँ, उन्होंने इस बारे में नेहरू को पत्र लिखकर आगाह भी किया था। इस नजरिए से देखें तो रियासतों का सफल एकीकरण देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने और भविष्य की बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने का एक बेहद जरूरी पहला कदम था। वाकई पटेल का योगदान सिर्फ रियासतों के विलय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आधुनिक भारत की प्रशासनिक और सामरिक नींव रखने में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी ये सोच और उनका काम आज भी प्रासंगिक लगता है। उनकी व्यवहारिकता, उनका दृढ़ नेतृत्व, लक्ष्य पर उनकी पैनी नजर और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखने का उनका जज्बा, ये सब आज के भारत के लिए भी सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी सरकारी पहलें कहीं ना कहीं उनकी इसी सोच को दर्शाती हैं। और यही वजह है कि उनकी जयंती 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा के तट पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले इसी महानायक को समर्पित है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से यह साफ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद के उस बेहद नाजुक दौर में असाधारण राजनीतिक दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता, गहरी व्यावहारिकता और जहां जरूरी हुआ वहां लौह संकल्प का परिचय देते हुए एक बिखरे हुए भारत को एक अविभाज्य राष्ट्र की शक्ल दी। उनकी रणनीति एक बहुआयामी रणनीति थी, जिसमें बातचीत, मान मनोबल, वित्तीय प्रलोभन जैसे प्रीवी पर्स, राजनीतिक दबाव और अंतिम उपाय के तौर पर सैन्य बल का इस्तेमाल सब शामिल था। बिल्कुल। और इस इतिहास को याद रखना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें उस आधुनिक भारत की नींव की सराहना करने में मदद करता है जिसमें हम रहते हैं। भारत की ये भौगोलिक और प्रशासनिक एकता कोई प्राकृतिक या स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी। इसे बड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और कई बार कड़े फैसलों से हासिल किया गया था। पटेल और उनकी टीम ने जो ढांचा खड़ा किया, चाहे वो एकीकृत सीमाएं हो या अखिल भारतीय सेवाएं, वो आज भी हमारे देश के संचालन का आधार है। और अंत में यहाँ एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। पटेल ने भारत को भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से जोड़ने के लिए एक मजबूत केंद्र और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया, जिसमें जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी शामिल था। उनकी ये विरासत जो एकता और अखंडता पर बल देती है, आज के भारत में चल रही बहसों जैसे संघवाद बनाम केंद्रीकरण, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और असहमति के अधिकार, इनके साथ कैसे तालमेल बिठाती है या कहां टकराती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पटेल के काम को सिर्फ इतिहास के तौर पर नहीं, बल्कि वर्तमान के आईने में भी देखने को प्रेरित करता है।